नमस्कार, स्वागत है आपका जिया न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ किरण बेदी और खबरों की शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की। सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र में आज शाम से चुनाव प्रचार थम जाएगा और इसके साथ ही हर पार्टी अपनी अपनी जीत को लेकर ताल भी ठोक रही है, लेकिन जनता को किसका साथ मिलेगा इसका फैसला 19 अक्टूबर को सामने आ जाएगा। इस महासमर को लेकर कांग्रेस नेता नितिन राउत से बात की जिया न्यूज संवाददाता दिवेश द्विवेदी ने। नमस्कार, मैं दिवेश द्विवेदी, आप देख रहे हैं जिया न्यूज का खास कार्यक्रम फेस टू फेस। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के विदर्भ से वरिष्ठ नेता और 3 बार के विधायक और उसके बाद 2 टर्म मंत्री रहे डॉक्टर नितिन राउत। डॉक्टर नितिन राउत फिर एक बार उत्तर नागपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं। उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह से उनकी तैयारी शुरू है और किस तरीके का उन्हें रिस्पॉन्स जनता से मिल रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि आप 3 बार से विधायक हैं, उत्तर नागपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में लंबा आपका अनुभव रहा है, आपने काम किया है। क्या लगता है जनता किस तरीके से रिस्पांस दे रहे हैं? उसके बाद में मंत्री बन के भी आपने काम किया। नहीं, देखिए कि मेरे काम के बारे में तो मुझे नहीं लगता कि किसी को नाराज़गी है। मैंने पूरी कोशिश की कि जो मैंने कहा, जो वचन मैंने मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जनता को दिया था उसकी पूर्तता करने की किसी भी हालत में मैंने पूरी ताकत लगा दी थी और अच्छे हालात है। लगता है कि लोग मेरे साथ हैं, लोग जुड़ रहे हैं, उनके रिस्पांस अच्छे आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोई तकलीफ़ इस चुनाव में तो जानी नहीं है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि विकास हो और विकास की गति भी बनी रहे। जब महाराष्ट्र स्वतंत्र हुआ और महाराष्ट्र में विदर्भ शामिल हुआ, तब इस कॉन्स्टिट्यूंसी से जो लोग चुनकर आए थे उन्होंने पिछले 40-45 साल में कभी इस क्षेत्र की तरफ विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया था। टोटल नागपुर शहर का ही डेवलपमेंट इस कदर था कि सारा डेवलपमेंट जो भी आता था पश्चिम नागपुर की तरफ जाता था। सरकारी दफ्तर उधर जाना, इंस्टीट्यूशंस उधर जाना और सरकारी निवास स्थान उधर बनना, ये तमाम बातों के वजह से जो डेवलपमेंट हुआ वो वन साइडेड हुआ था। मैं आने के बाद सबकी नज़र उत्तर नागपुर पे भी आ गई और आज उत्तर नागपुर की पहचान जो बनी है वो डॉक्टर नितिन राउत बनी है। डॉक्टर नितिन राउत यानी उत्तर नागपुर और उत्तर नागपुर यानी नितिन राउत, ये जो समीकरण बना है, ये समीकरण ही बताता है कि उत्तर नागपुर के डेवलपमेंट में मेरा बड़ा योगदान रहा है। आपके पास में कई अहम मंत्रालय जो मतलब जिसकी अगर मैं खास तौर से जिक्र करूं तो रोजगार गारंटी योजना, जो खुद आपकी जो नेत्री हैं कांग्रेस पार्टी की, उनकी भी महत्वाकांक्षी परियोजना थी कि ये बेहतर तरीके से लागू होना चाहिए। और दूसरा एक डिपार्टमेंट था जल संसाधन, तो उसमें किस तरीके से काम किया। और हाल ही में आपको पालक मंत्री पद की भी जिम्मेदारी नागपुर के मिली थी, तो हालांकि वो दौर कम था, वक्त कम था, मगर फिर भी अगर उस दौर में आप कुछ कर पाए। देखिए, एक किसी को ताजमहल अगर दे दिया जाए तो समझ में आता है, लेकिन किसी को अगर झोपड़ी दे दी जाए और उसको ताजमहल अगर बनाने लगा है तो वो उसमें ताकत लगती है, उसमें कुशलता उसकी लगती है, उसका काम दिखता है। ये डिपार्टमेंट मुझे जो दे दिया गया रोजगार गारंटी का और जल संधारण का, वो उसी प्रकार से था। रोजगार गारंटी योजना में 340 करोड़ रुपए के अलावा खर्चा नहीं होता था, जो 2000 करोड़ तक के मैं लेके आया। और महाराष्ट्र सरकार में 2000 करोड़ केंद्र सरकार से आकर वो गांव में खलियानों में खर्चा होना, ये अपने आप में बड़ी बात थी। उसमें काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ है। जहाँ जहाँ अकाल पड़ा, पानी की किल्लत रही, वहाँ जल संधारण की योजना पहुँची। और आपने देखा होगा कि पिछला जो अकाल आया, उस अकाल में हमने जो वहाँ पे ताकत बटोर कर जो काम किया, उस काम के जरिए वहाँ पर आपको कहीं पर भी टैंकर्स के प्रमाण बहुत ज़्यादा नहीं दिखी। वहाँ किसी ने भी किसान ने आत्महत्या नहीं की। और यही हमारा जो काम था उसकी मेरे ख्याल से एक प्रकार से मंजूरी रही, ये मान्यता रही, ऐसा मैं समझता हूँ। 5000 सीमेंट नाला बांध मैंने इस महाराष्ट्र में उस समय में बनाया है। और वो सीमेंट, एक एक सीमेंट नाला बांध ये 2.5 एकड़ जमीन, हेक्टर जमीन को सिंचाई देता है।
और उस प्रकार से सिंचाई के क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ है। आपने कुछ देर पहले बात की कि पहले उत्तर नागपुर की पहचान नहीं थी। उत्तर नागपुर में अब भी हालांकि बहुत सारी समस्याएं हैं, अविकसित जो कई इलाके हैं अविकसित नहीं है। आपको क्या लगता है कि आपका जो कार्यकाल रहा, आप जितना बन पाया उतना कर पाए हैं, या और भी कुछ करने की आपकी महत्वाकांक्षा थी, आप करना चाह रहे थे मगर वक्त नहीं मिला, या बाकी अन्य कारणों से आप नहीं कर पाए, ऐसा कुछ है, या जितना किया है आपने उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, उत्तर नागपुर पहले मेरे पास जो था और आज के उत्तर नागपुर में जमीन आसमान का फर्क है। जब मैं पहली दफ़ा यहाँ का विधायक बना तब नारा, नारी, वांजरा, वांजरी, कड़मना ये गांव हुआ करते थे, देहात हुआ करते थे, वो कभी शहर में नहीं थे। आज वो शहर में आ चुके हैं। वहाँ 1900 लेआउट बन गए, गुंठेवारी के जो लेआउट है अविकसित लेआउट्स बन गए हैं, उसका डेवलपमेंट है। और जहाँ अंदर का इलाका है वहाँ स्लम्स थे, वो स्लम्स की डेवलपमेंट थे। आप देख रहे होंगे कि जो विकसित लेआउट है उसका अपना अलग कार्यक्रम होता है, उसके डेवलपमेंट में पहले लोक प्रतिनिधि का कोई योगदान नहीं हुआ करता था। जहाँ तक स्लम एरिया जो था, स्लम एरिया के डेवलपमेंट में हमने पूरी कोशिश की और आज उत्तर नागपुर का बहुत सारा स्लम अच्छे ढंग से विकसित है। और मैंने 5000 मकान भी बना कर दिए हैं। स्लम्स के अंदर जो झोपड़े थे, झोपड़े के मकान बनाने का काम भी बड़े पैमाने पे हुआ। नारी में संकुल बनाया, 1800 लोगों का संकुल अकेले नारी में बना है और इंडिविजुअल मकान हमने अलग बनाए हैं। तो इस प्रकार से हमने विकास का काम किया है और करना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये हो गया तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन एक मकान अगर सुंदर बनाना है, कोई बंगला बनाना है, तो उसके लिए तुमको आवश्यकता होती है उसके एनवायरनमेंट के साथ साथ उसके इक्विपमेंट में भी वृद्धि करे, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि करे। तो उसमें शिक्षा का क्षेत्र आता है, स्वास्थ्य का क्षेत्र आता है, उसको इंडस्ट्रीज का क्षेत्र आता है, सरकारी दफ्तर आते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को लाने की आवश्यकता है और वो लाने की कोशिश अभी चालू हो चुकी है, उसका प्रारंभ हो चुका है। और जहाँ पानी की किल्लतें थी वो वाटर ओवर टैंक्स बनाए हमने, उसको दूर किया, बड़े बड़े रोड डाल दिए, रेलवे लाइन जहाँ जहाँ से जाती थी वहाँ हमने रेलवे ओवर ब्रिज डाल दिए। तो ये सारा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 45 साल का बैकलॉग 15 साल में पूरा नहीं होता, उसको पूरा करने में समय लगता है और वो करने की कोशिश मेरी जारी है। अब हम थोड़ा सा रुख राज्य की तरफ करेंगे, चूंकि आप काफी दखल रखते हैं कांग्रेस की ओर से राज्य की राजनीति में। आपसे जानना चाहूंगा कि एनसीपी से रिश्ते अभी टूट चुके हैं। मेरे ख्याल से पहले चुनिंदा नेताओं में आप थे जो ये खुल के बात कह रहे थे कि कांग्रेस को अपने बलबूते जनता के सामने जाना चाहिए और चुनाव लड़ना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये फैसला जो आपने जो सुझाव दिया था उस पर अमल भी किया पार्टी ने, किस तरीके से रिएक्शन उसका होगा विधानसभा चुनाव में? देखिए, एक्चुअली अमल तो इसके पहले ही करना था, सरकार तोड़नी थी तो पहले सरकार तोड़ दी रहती तो शायद इससे भी अच्छे परिणाम देखने को मिले रहते। लेकिन ठीक है कि अभी टूट गया है। सरकार में रह के हमको बहुत तकलीफ हुआ करती थी। कोई भी कोलिशन गवर्नमेंट इतनी आसान नहीं होती, उसको चलाना, उसको काफ़ी तकलीफ जाती है और बहुमत मिलने के बाद अच्छा काम किया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस बहाने कांग्रेस पार्टी को यहाँ बहुमत मिल सकता है और बहुमत के दिशा में कांग्रेस ने कदम बढ़ाया। आपको नहीं लगता कि ये जो फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया है ये उल्टा भी हो सकता है? चूंकि जो सर्वे और बाकी जो सारी चीजें आ रही हैं, टेलीविजन में जो सर्वे बताए जा रहे हैं उसमें सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बताया जा रहा है। कई सर्वे तो बहुमत भी दे रहे हैं उसको। तो एनसीपी से जो आपके इतने लंबे समय से दोस्ती थी, वोट छिटकते नहीं थे, एक जगह कम से कम आके मिलते थे, गठबंधन को मिलते थे, अब वो नहीं मिलेंगे? नहीं, वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये तो चुनाव के बाद नजर आएगा आपको। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा आपको कि लोकसभा में जो राजकीय स्थिति निर्माण हुई है उसका असर थोड़ा बहुत तो बाकी है ही और उसका असर रहता भी है क्योंकि बहुत क्लोज इलेक्शन की तारीख रही है। मैं समझता हूँ कि उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहेगा।
एनसीपी से जब रिश्तों की बात आती है, आपने अभी अभी कहा कि बहुत दिक्कतें होती थी काम करने में, फिर भी 15 साल उनके साथ दिक्कतों के साथ आप निकाल लिए, और 15 सालों में 10 साल तो आप भी साथ में ही रहे उनके, और आपके अधीनस्थ जो मंत्री थे वो भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के थे, तो ऐसी दिक्कतें काम करने में भी होती थी। मैंने काम करने में बहुत दिक्कतें आई है, और उन लोगों का लक्ष्य जो रहता था हरदम पश्चिम महाराष्ट्र की तरफ ही पैसा ले जाने का रहा, डेवलपमेंट का रुख उनका पश्चिम महाराष्ट्र ही रहा, कभी विदर्भ के प्रति उनकी सद्भावनाएं में नहीं रही है। और मैं समझता हूं कि वही एक कारण था जिसमें हमारी कटुता काफ़ी बढ़ती गई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जो भी बैकवर्ड रीजन्स है उसके डेवलपमेंट हो, और वे नहीं चाहते थे कि बैकवर्ड रीजन का डेवलपमेंट हो। अब इसी से मैं आऊंगा आपके पास, चूंकि विदर्भ की बात आपने उठाई है, तो विदर्भ का जो मुद्दा है, पृथक विदर्भ का, ये लोकसभा चुनाव में बहुत उठा, अभी भी विधानसभा चुनाव में उठा है, और हो सकता है कि उसका असर कहीं ना कहीं दिखे। आपने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए, ये जानते हुए भी कि मुख्यमंत्री जो हैं आपके वो विदर्भ के समर्थन में नहीं है, आपके कई जो नेता होंगे पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और कोंकण के तरफ के, वो विदर्भ के लिए तैयार नहीं है, फिर भी आपने एक अलग घोषणा पत्र बनाने की बात की थी कांग्रेस पार्टी की ओर से, उसका क्या हुआ? और वास्तव में आप कांग्रेस पार्टी में रह के भी विदर्भ के लिए, कि सेपरेट विदर्भ चाहिए, इस बात की लड़ाई आगे भी लड़ेंगे? देखिए कि मैंने तो दिखा दिया, कांग्रेस पार्टी ने कभी मुझे रोकी नहीं है कि आप अपने क्षेत्र की बात ना रखो। मैंने मेरे शीर्षस्थ नेतागणों के समक्ष मेरे विदर्भ की बात रखी है, विदर्भ के विकास की बात रखी है, विदर्भ के प्रश्नों को रखा है, पृथक विदर्भ की भी बात मैंने कही है, और इसलिए कहिए कि यहाँ हमको तकलीफ है, और उस तकलीफ को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से जो लोग सजग है, जो लोग समझते हैं, उन्होंने अपनी बात को रखना चाहिए, और वही कोशिश मैंने की है, और आज भी मैं पृथक विदर्भ का समर्थन करता हूँ। जो अन्य पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी है, उसने, आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को उन्होंने कितना उठाया और उनको कामयाबी मिली। आपको क्या लगता है कि क्योंकि विदर्भवादी अब कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो मुंबई में संयुक्त महाराष्ट्र की बात कही और नागपुर में विदर्भ को लेकर कुछ नहीं कहे, तो जो बीजेपी का रुख है, भारतीय जनता पार्टी का जो रुख है विदर्भ को लेकर, वो टालमटोल भरा है। आपको क्या लगता है? देखो, ये तो आपने नितिन गडकरी से पूछना चाहिए कि क्या नितिन जी की, नहीं, नितिन राउत जी को क्या लगता है वो बता दें। नहीं, नितिन राउत जी तो विदर्भ के साथ ही रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कोई कमिटमेंट विदर्भ की जनता के पास, विदर्भ की जनता के साथ नहीं किया था, लेकिन इन्होंने 1997 में इनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव में कमिटमेंट किया है, और इन्होंने कई चुनाव लगातार विदर्भ की बात की है, विदर्भ के नाम पे वोट मांगे हैं, और विदर्भ के नाम पर ये सक्सेस भी हुए हैं। तो इन्होंने इसको करना चाहिए ना, जो बात को इन्होंने मंजूरी दी, जिस बात को इन्होंने ठाना है, जिस बात के नाम पर ये बात करते आए हैं। आज आप जब कहते हो कि आप विदर्भ के नेता हो, तो महाराष्ट्र के नेता कैसे हो सकते आप विदर्भ के नेता हो तो इस माटी की लाज तो रखो, जो बात की, जो कमिटमेंट की, उसको पूरी तो करो। जब तुम्हारा नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर उसको विरोध करता है, इतनी हिम्मत तो दिखाइए कि नरेंद्र मोदी का विरोध करे। हम कैसे दिखाते हैं? कांग्रेस पार्टी में रहकर हम अपने विदर्भ की बात कर सकते हैं, और करते आए हैं। इन्होंने क्यों नहीं अपनी बात अपने नेता के सामने रखी? इनके मुंह पर तमाचा मारकर चला गया। तो इनकी कथनी में और करनी में क्या फर्क है, ये आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, एक सवाल ऐसा था सर कि विदर्भ की उपेक्षा जो होती है, आमतौर पर ये कहा जाता है कि विदर्भ को अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार है तो विदर्भ से बड़े मंत्री पद जो हैं वो नहीं दिए जाते हैं, वो जानबूझ के नहीं दिए जाते हैं। ये वास्तविकता है क्या? अब चूंकि आप गठबंधन में भी नहीं है, सरकार भी नहीं है, इसलिए खुल के अपनी बात रख सकते हैं। आपके अनुभव को हम जानना चाह रहे हैं। देखिए, मेरा अनुभव छोड़िए, अभी चुनाव की बात कीजिए, और इस चुनाव में कांग्रेस विजयी होने वाली है, कांग्रेस की सरकार आने वाली है, अच्छे पोर्टफोलियोज भी मिलेंगे और अच्छा काम भी होगा। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर नितिन राउत, जिनसे हमने खास बातचीत की इस कार्यक्रम में। फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार। तो कांग्रेस नेता नितिन राउत से खास बातचीत आपने सुनी और तमाम उनके दावे भी सुने। फिलहाल वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के बाद यवतमाल विधानसभा सीट पर एनसीपी के प्रत्याशी संदीप बजोरे के साथ में खास बातचीत में क्या कुछ निकलकर सामने आया, ये आपको बताएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।